मुर्तजा हसन, वेलकम टू न्यू सेशन हो गया। ये जरा मैं नीचे ले आऊं और क्या करूं, और थोड़ा सा इसको बढ़ा लूं। लड़की में तुम्हारी आवाज आ रही है। ये एक फेसबुक पेज है, मेरा नाम इम्तियाज मलिक है, जो लोग मुझे नहीं जानते, और मैं प्रोफेसर रिटायर्ड हो गया हूँ, उसको ठीक कर लेंगे। और ये जो बाउंस बैक लिखा हुआ है, ये मेरी खासियत है, यानी मैं मुश्किल वक्तों का साथी हूँ। आप में से अक्सर लोग जो हैं वो भी मुश्किल में नहीं है। आपका पीआरसी क्लियर है, जो कि इन लोगों ने बताया है। आप लोगों से, ऑनलाइन वालों से मैं अभी अपना नंबर दे दूंगा, तो आप अपना नाम और क्या आपका पीआरसी क्लियर है या नहीं है ये, और कौन से पेपर आप ले रहे हैं, पेपर्स, ये आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। नंबर मेरा 0300923744। सबके पास है ये नंबर, और ये मैं उठाता नहीं हूँ, इसलिए कॉल करने की जहमत ना करें, क्योंकि मैं उठाता ही नहीं हूँ। तो इस पे व्हाट्सएप के लिए ये व्हाट्सएप। तो ये जो लोग बाकी हैं, ये कोई इशाल अशरफ हैं, इनको आवाज नहीं आ रही। बाकियों को अगर आ रही है तो ये भी 1 2 3 करो। इशाल को आवाज नहीं आ रही, ताहा को आ रही है, अली लोन को आ रही है। इशाल आप रीजॉइन करो बच्चा। इशाल, अच्छा, और आपस में भी ना जो ऑनलाइन वाले हैं, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेंगे, अभी ये बना देंगे, तो फिर वो हमारी कम्युनिकेशन उसके साथ भी हो जाएगी। अभी बिल्कुल बेचारे ये सारे फिजिकल वाले जो हैं वो इग्नोर हो रहे हैं। सारंग, थैंक यू। तो ये जो भी ऑनलाइन बैठा हुआ है वो ये 3 बातें बता देगा, और आप में से भी जिन लोगों का रह गया वो भी ये बता देंगे। और ये फेसबुक पेज करीबन कोई 10 साल पहले हुआ है, और 10-10 के से ऊपर लोग इस पर हैं। इसमें वो भी हैं जो मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, पूरे पाकिस्तान से हैं। बुनियादी तौर पर ये मैंने क्लास को एक्सटेंड किया है, इसका कोई कमर्शियल पर्पस नहीं है, और लोगों का ख्याल है कि उनको मेरी बातों से फ़ायदा होता है। तो जब उनको मेरी बातों से फ़ायदा होता है तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती बातें करने में, ना लिखने में ना बोलने में। तो अगर लोगों का फ़ायदा हो रहा होता है तो वो इस पेज पे आते हैं, और अगर उन्हें फ़ायदा हो नहीं हो रहा होता तो फिर मुझे इनबॉक्स कर देते हैं, तो फिर मैं कुछ और उनकी बात कर देता हूँ। तो जिसको दिल चाहे वो इस पेज को ज्वाइन करे, जिसका दिल नहीं चाहे वो ना करे। मेरी क्लास एक्सटेंड हो गई है, 10,000 तकरीबन 3,000 लोगों तक जाती है रीच आमतौर से। अगर मैं तस्वीर लगाऊं तो ज़्यादा चली जाती है, क्योंकि मैं सादा उर्दू में लिखता हूँ, और 100 लोग जो हैं वो इंटरेक्टिव मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं, और इस तरह मेरी जो क्लास है वो क्लासरूम से निकल के उस तक पहुँच गई। इसके अलावा मेरे ये यूट्यूब चैनल है, और इस पे भी एजुकेशन के हिसाब से ज़्यादातर एजुकेशन ही की बात होती है, इस पे और कोई बात नहीं होती। इस पेज का एक डेकोरम है, इस पेज पे मेरे 91 के स्टूडेंट भी मौजूद हैं। मैं 1991 से पढ़ा रहा हूँ, और 1992 से सीए को पढ़ा रहा हूँ। और इस वक्त लीडिंग बैंक्स जो कराची में और इंटरनेशनली हैं, उनमें अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे हैं जो कि इस पेज पर हैं और एक्नॉलेज करते हैं। और आप भी आएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। बातें सादा सादा करते हैं हम, कभी कभी समझ आती है, कभी कभी नहीं आती। तकरीर खत्म हो गई। तो एजुकेशन के हवाले से, अच्छा, इस YouTube पर एक बड़ी जबरदस्त चीज है, अपनी मुंह से कह रहा हूँ, जबरदस्त चीज है। किसी ने अगर आपको नहीं बताई है तो मैं पहले दिन बता रहा हूँ। आप 4 पेपर दे रहे हो, आप 3 दे रहे हो, आप 2 दे रहे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक चीज बनाई है, मैंने बाहर से पढ़ा है, यहाँ से भी पढ़ा है, बाहर से भी पढ़ा है। तो मैंने एक चीज बनाई है, उसका नाम है OMS, ऑर्गेनाइजिंग माई सेल्फ। ये एक 1 वीक का प्रोग्राम है, और होलिस्टिक प्रोग्राम होता है। होलिस्टिक का मतलब होता है कि आप खेलेंगे भी, कूदेंगे भी, आप अपने एक्टिविटीज भी करेंगे, आप अपने शौक भी पूरे करेंगे, आप क्लासेस भी लेंगे। इट्स नॉट अ टाइम मैनेजमेंट। आपने टाइम मैनेजमेंट का नाम सुना होगा, आपने टाइम टेबल का नाम सुना होगा।
इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दोस थिंग्स। ये समझ लें कि जिसने ये बना लिया वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। अभी फाइनल के एक लड़के ने दोबारा मुझे लिखा है कि सर इसको लोड कर दें, मैं आज जाके अपने पेज पे इसको दोबारा लोड कर दूंगा। रिटर्न इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं और ये एक इसको आप ऑनलाइन अपना सॉफ्ट कॉपी भी बना सकते हैं और इसकी प्रिंट आउट निकाल के भी बना सकते हैं। इस पेज से पता चल जाएगा विद इन 2-3 वीक्स कि आप कैपेबल हैं 4 पेपर के या 3 पेपर के या नहीं। मैं अपनी बात यूं क्लियर कर दूं, चूंकि मुझे पता है ऑनलाइन जब मैं मुखातिब करूं तो आप ये वाला जी लिखेंगे, इसका मतलब है आप मेरे साथ हैं। जी जीशान साहब, थैंक यू। अली लोन, ये इको हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है। अभी मैं थोड़ा सा इसको आवाज करता हूं। क्योंकि अभी आप टाइम लेंगे मुझे समझने में, लेकिन मैं टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं आपको समझूं। मैं तो करूंगा बात, जिसने मानी उसका हो जाएगा फायदा। चूंकि तकरीबन आप समझ लें कि 30 इयर्स मुझे हो गए इस काम को करते हुए, तो जिसने नहीं मानी वो देर से मानेगा। तो बेहतर यह है कि पहले मान लीजिए, और अभी बहुत अच्छा टाइम है आपके पास। यानी अगर आप 4 वीक्स ये बना लेंगे तो आप 4 वीक में इस पोजीशन में हो जाएंगे कि खुद अपने फैसले कर सकेंगे। जिस माशरे में मैं पला बड़ा हूं और जो फील्ड मैंने ली है आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, और जितना भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ गाइडेंस का कोई बहुत जबरदस्त निजाम नहीं है। गाइडेंस देने वाले भी ट्रेंड नहीं है। इसका मतलब है कि गलत गाइडेंस भी मिल सकती है। तो पूरी जिंदगी के तजुर्बे पे एक चीज बनाई है कि आप अपने फैसले कैफ से लेके और फाइनल तक और जिंदगी भर, और अपने बच्चों के लिए भी, ये OMS ऐसी चीज है कि अगर आप बना गए तो आपको अपने फैसले करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। बाकी बातें खत्म। YouTube पे तकरीबन 57 मिनट की एक ऑडियो लगी हुई है। अगर आप उसे शुरू में 1 पे करके 1.5 1.25 पे कर लीजिएगा, फिर जब आप यूज टू हो जाए मेरे तरीके से तो उसको 1.5 पे करके सुन लीजिएगा। तो ये आप इसको सुनेंगे, फिर इसको बनाने का पूरा तरीका आ जाएगा। और जो Day 1 से इसको बनाएगा, वो मैंने सारी पढ़ाई छोड़ के सबसे पहले इसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो चूंकि मुझे आपके वालिदैन के पैसे बहुत अजीज हैं, इसलिए कि उन पैसों से मेरा घर और मेरे बच्चों की फीस जाती है। और जिस तरह आप यहाँ बैठे हुए हैं, इस तरह मेरे बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं। तो इसलिए पहले दिन ही सबसे पहले मैंने ये बात बता दी है। अब आपकी मर्जी है, इस थोड़े कहे को बहुत जानिए। ओके, डन। कोई बात इसके हवाले से हो तो फिर मुझसे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, मैंने नंबर दे दिया है। और इसके अलावा क्लास में जो आएंगे वो क्लासेस में के बाद भी पूछ सकते हैं, और रेगुलर बुनियादों पर पूछ सकते हैं। ओके जी, ये बात खत्म हो गई। बस ये खत्म हो गई बात। अब किसी ने कोई बात करनी है तो कर ले, जो कि मुझे पता है कोई भी नहीं करेगा। किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ ले। ये है जी सिलेबस बिजनेस लॉ का, जिसे अब आप लोग B लॉ कहते हैं शॉर्ट करके। चलिए ऐसा ही सही। इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम पूछें। सर ने क्या बताया YouTube पे, कौन सी ऑडियो सुननी है? मेहरुन निसा, मेहरुल निसा बेटा, कहाँ भी बताता हूँ बेटा, आपका सवाल ही बताता हूँ। OMS की वीडियो देखनी है, देखनी भी नहीं सुननी है। OMS, ये मैं दोबारा, मेरा पेज कहाँ चला गया पता नहीं, इस पे होगा। हाँ,
ये एक फेसबुक पेज है मेहर, और ये यूट्यूब है। प्रोफेसर इम्तियाज मलिक को गूगल करोगी तो ये आ जाएगा, इस तरह की शक्ल आ जाएगी। इसी में नीचे तुम देखो तो OMS ढूंढ लेना। मैं कितना पढ़ाऊंगा अभी बताता जाता हूं। इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम पूछें, ये सबसे मजेदार चैप्टर है, और आपको बाहर सुनने में मिलेगा कि बहुत ही बोरिंग चैप्टर है और यार ये, और अक्सर लोग इसकी वजह से फेल हो जाते हैं। मेरा फेवरेट है। पूछे क्यों? इसलिए कि मुझे यूं लगता है कि आपकी उम्र में आप वैसे बहुत अवेयर हैं, मसलन आपको अपनी बहुत बातें आती हैं, पॉलिटिकली भी अवेयर हैं, रिलीजियस हवाले से भी आप लोग अवेयर हैं। इस सोशल मीडिया ने आपको और बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं, इंफॉर्मेशन दे दी है जिसको आप लोग नॉलेज समझते हैं। हालांकि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, लेकिन आपको अच्छी खासी बातें पता चल गई हैं। लेकिन अगर आप बुरा मान रहे हैं तो मानते रहें। आप में से अक्सर को सर पैर का नहीं पता। सर पैर का मतलब समझते हैं? मतलब बातें आपको पता है बिट्स एंड पीसेस में, लेकिन निजाम क्या चल रहा है वो निजाम आपको इससे पता चल जाएगा। और ये मैं इतनी बड़ी बात कह गया हूं, अगर ना पता चले तो आप मुझे बोलिएगा कि हमें तो पहले से बता दो। तो मैं असल में जो भी बात करता हूं आपको नहीं कहता, अपने लास्ट बैच के तजुर्बे तक कह रहा होता हूं। तो चूंकि लॉ का हमारे यहाँ अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए आपको लॉ के मुतालिक सिर्फ इतना पता है कि लॉ कानून कानून होता है, और कानून अंधा होता है, और कानून की टांगे छोटी और हाथ बड़े होते हैं, और कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, और एक करप्ट किस्म का वकील होता है, और एक फनी किस्म का जज होता है, और क्या पता है, ऑर्डर ऑर्डर होता है, और माय लॉर्ड होता है। बस इसके अलावा आपको मेरा नहीं ख्याल है कि लॉ के बारे में कुछ पता होगा। फिल्में देखी होंगी आपने, तो डेमो तो ले रही हो तो मुझे तो तवज्जो करो। तो इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम मैं इकट्ठा नहीं पढ़ाता हूं, थोड़ा 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 करके चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और आपको रोजाना थोड़ी थोड़ी बातें पता चलेंगी। वजह इसकी ये है कि आपको रेगुलर होना लॉ में बहुत जरूरी है, और रिकॉर्डिंग पे आप कम से कम इन्हिसार कीजिएगा। बुक कौन सी रिकमेंड करेंगे? अली लोन अभी बताते हैं। हाँ, वो तारीख पे तारीख, शाबाश। बुक स्टडी टेक्स्ट इज सफिशिएंट इनफ। कोई इसके अलावा किताब की जरूरत नहीं है। ICAP की किताब है, देखी भाली है, इसको वो अपडेट करते हैं। बाकी सारी चीजें जो हैं वो लोगों ने मैंने नहीं बनाई हुई, इसलिए मैं ये बात कहता हूँ। लेकिन जिन लोगों ने भी बुक्स बनाई हुई हैं उन्होंने मेहनत से बनाई होंगी, लेकिन स्टडी टेक्स्ट से ही हैं वो। स्टडी टेक्स्ट जो है ये हमारा सिलेबस है। CA का हमने इम्तिहान देना है, स्टडी टेक्स्ट प्रिस्क्राइब है, स्टडी टेक्स्ट का एक एक लफ्ज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो फिर आपको क्या जरूरत है कि आप स्टडी टेक्स्ट के अलावा कोई चीज पढ़िएगा? मैं आ रहा था तो मैंने पोस्ट की थी कि आज मैं क्लास लेने जा रहा हूँ, अगर किसी ने कोई बात कहनी तो कह ले। तो एक स्टूडेंट ने कहा कि जी वो स्मार्ट स्टडीज का बता दीजिएगा। अब मुझे तो नहीं मालूम इतने दिनों में कि स्मार्ट स्टडीज किसे कहते हैं। अगर तुम में से किसी को मालूम है कि स्मार्ट स्टडीज किसे कहते हैं तो बता दो। जी भाई, इतने स्मार्ट बॉयज एंड गर्ल्स बैठे हैं, स्मार्ट स्टडीज क्या होती हैं? बोल लो, से घबरा क्या रही हो? स्मार्ट स्टडीज क्या होती हैं? सर जो स्मार्टफोन पर पढ़ते हैं वो स्मार्ट स्टडीज होती है। हाँ ताहा, तुम पुराने चावल लग रहे हो, अभी मुझे थोड़ा इंप्रेशन मारने दो। हाँ जी, यस, देखते हैं स्मार्ट स्टडीज की बात भी करेंगे। अभी तक क्या बात की है सर ने? नंबर 1, फेसबुक पेज पे जाना है जाए, नहीं जाना ना जाए, आपकी मर्जी है, आपका फायदा आपका नुकसान। नंबर 2, यूट्यूब पे आपने जाना है जाए, वो वाला नहीं है बेल के आइकन को प्लस जमा करें और आगे जो उसकी घंटी को दबाएं और मुझे मशहूर करते हैं, मुझे पैसे मिल रहे हैं, बिल्कुल कतई नहीं मिल रहे हैं, तो ना ही मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। नंबर 3, जो सबसे अहम बात सर ने की है वो ये है कि जो भी इस क्लास में बैठा हुआ है अगर वो CA करना चाहता है तो वो OMS बनाए। इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी CSS कर रहा है वो OMS बना रहा है, लेकिन हमारे तजुर्बे में ये है कि फेल वाले जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं वो OMS की बुनियाद पे बनते हैं।
और जो लोग 4-4 पेपर निकालते हैं वो एमएस की बुनियाद पर निकालते हैं। यहाँ पे 5 निकाले एक लड़के ने। तो हमारे पास चूंकि ये चीज है तो हम अपने बच्चों को देते हैं, और जिसको ये सब खुली पड़ी हुई है ना, मैंने कोई उसके ऊपर कॉपीराइट थोड़ी रखा हुआ है, क्योंकि मेरा दिल तो ये चाहता है ना कि जो मैं आपको सिखाऊं मैं पूरे पाकिस्तान के बच्चों को सिखा दूं। मेरी कैपेसिटी नहीं है और हमारी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि हम बाकी बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं और अपने काम की चीजें नहीं देख रहे होते। इसके बाद एक चैप्टर है, चैप्टर 2 ऑफर एक्सेप्टेंस रेवोकेशन, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और ये एक पड़ा हुआ है 16। अब आप कहेंगे कि जी आप तो सीधा सीधा कह देते 1 to 15 मैं पढ़ाऊंगा। यहां से भी एक बात आप समझ लीजिए, क्योंकि ये एक नया सब्जेक्ट है, आपने इससे ज्यादा और कुछ नहीं लॉ में जाना हुआ है कि रेड लाइट व्हाट डू यू मीन। आप स्कूल से आप यहां तक पहुंच गए लॉ के हवाले से, हालांकि टेक्स्ट भी दे दिया है कुछ लोगों ने, लेकिन लॉ लॉ है, टेक्स्ट लॉ है। अब आप समझ गए कि कंपनी लॉ भी लॉ है और अकाउंटिंग भी किसी लॉ के जरिए की जा रही है। तो अब आप एक बड़ा कोर सब्जेक्ट लॉ का करेंगे। जब आप इस सब्जेक्ट को करेंगे तो आपके लिए कंपनी लॉ करना भी आसान हो जाएगा, आपको आगे टैक्स करना भी आसान हो जाएगा, आपको ऑडिट करना भी आसान हो जाएगा। दो चीजें दुनिया में बहुत ज्यादा अहम है, एक लिटरेचर, एक लॉ। आजमा के देख लीजिएगा। साइंस तो है ही अपनी जगह पे, मैं उस दुनिया से हट के बात कर रहा हूं। तो ये जो 15 चैप्टर्स हैं मैंने एक एक इसलिए कहे क्योंकि मैं एक एक चीज करता हूं, और जब मैं एक एक चीज करता हूं तो फिर मुझे आई कैप फेल नहीं करता, जिसके मुतालिक मशहूर है कि आई कैप फेल करने के लिए बैठा हुआ। मैं तब मानता कि जो हमारे साथ करता है 5-5, 6-6 दफा, 4-4 दफा फेल होकर लोग आते हैं हमारे पास और फिर हमारे साथ हमारे तरीके से काम करते हैं और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी प्रिपरेशन में कोई फ्लॉ होता है, आई कैप में कोई इशू नहीं है। जैसे कि अभी आप सब ने जो है पीआरसी कर लिया है और आप 3 और 4 सब्जेक्ट मुझे बता रहे हैं, जिस पर मैं एक ठंडी सांस ले रहा हूं, क्योंकि ये आसान नहीं होगा। ये मैं पहले बता दूं, ये आसान नहीं होगा, नामुमकिन नहीं है लेकिन ये आसान नहीं होगा। और मैं आपके सिर्फ कहने पे डिपेंड नहीं करता हूं, मुझे कागज पे दिखाइए कि हाँ मैं 4 कर सकता हूं, अगर आप मुझे अपना कोई कोच या मेंटर बनाते हैं। ये जो 15-15 चैप्टर हैं ये, और ये आर्बिट्रेशन एक्ट, ये मैं कराऊंगा, और बाकी के ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ये आपको सर मुजम्मिल कराएंगे। तो ये मेन बात ये भी हो गई। अच्छा जी, इधर मैंने पेजेस का किया था, ये थोड़ा, ये क्या हुआ, ये मैंने कुछ दबा दिया। मैं बेटा आ जाओ, अगर तुम तेज हो तो आ जाओ जल्दी, वरना वापस जाना पड़ेगा। आ जाओ, मिनिमाइज कर दूं? मिनिमाइज कर दिया, ठीक है, थैंक यू। नहीं बताओगे तो कर लूंगा, मुझे मैं इतना अवेयर नहीं हूँ इन चीजों से, और ना मैं अवेयर होना चाहता हूँ, ये तो मेरी मजबूरी है। एक चीज मैं दिखा दूं, ये देखो जी, ये इंग्लिश इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम का चैप्टर है, और ये आप लोग जल्द से जल्द हासिल कर लें। और कहाँ से करेंगे ये मुझे नहीं पता, वो आपका ग्रुप बन गया है व्हाट्सएप? हाँ, तो उस पर कोई ना कोई इसको लोड कर देगा, मुझे हुआ तो मैं कर दूंगा। ये देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू लॉ, डेफिनेशन ऑफ लॉ, डेफिनेशन ऑफ मर्केंटाइल लॉ, ये देख रहे हैं सब? कितने पेज नंबर से शुरू हुआ है? पेज नंबर 1। नहीं, कोई चेंजेस नहीं हुई हैं। ओके, कितने पेजेस हैं भाई? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी आपके कोर्स में है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या होता है?
पाकिस्तान का कानून, आइन किसे कहते हैं? तुम कहाँ रहते हो? पार्क के सामने पार्क है, घर के सामने, दोनों कहाँ है? आमने सामने। मुझे बनाने की जरूरत नहीं, मैं बना बनाया ही पैदा हुआ था। ठीक है, मैं पैदा हुआ तो नर्सें हंस रही थी। अम्मी ने बताया होगा, मुझे क्या पता होगा, मैं इतना बड़ा नहीं पैदा हुआ था कि हमारे घर में और बच्चा पैदा होते हैं। हम भी कभी बच्चे थे, दिल तो अभी भी है। एनीवे, द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, ये पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, छोड़ो यार, बोरिंग। अच्छा, ये तो 2 चैप्टर है ना, ये और ये, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। ये जरा सा स्टडी टेक्स्ट वालों ने इसको एक सीक्वेंस से कराया है। ऐसे समझो, जैसे लॉ है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे है, तो उन्होंने पहले 2 चैप्टर में ना ऐसे ही किया है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन चूंकि ये मेरा सब्जेक्ट है और मेरी उम्र इसमें गुजरी है, तो मैं हो सकता है कि सिर्फ इन 2 चैप्टर्स में, बाकी नहीं, बाकी सब चैप्टर्स में ऐसे ही होगा। मैं हो सकता है तुम्हें 2 पहले कराऊं, फिर मैं तुम्हें 5 कराऊं, फिर मैं तुम्हें 1 कराऊं, फिर मैं तुम्हें 3 कराऊं। क्यों? कॉन्सेप्चुअली ये जो है ना, कॉन्सेप्चुअली जो है ज्यादा फायदे में रहोगे। हो ये सारे जाएंगे, लेकिन आप कहीं ये नहीं समझिएगा कि सर कुछ और करा रहे हैं और स्टडी टेक्स्ट कुछ और है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सिर्फ शुरू के 2 चैप्टर्स में लीगल सिस्टम हम उन्हीं की तरतीब से करेंगे और बाकी सारे चैप्टर भी हम उन्हीं की तरतीब से करेंगे स्टडी टेक्स्ट से, लेकिन इसको जरा मुझे कराने थे, फायदे में रहेंगे। अच्छा जी, किसी ने कोई बात करनी है तो कर लें, किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ ले, नहीं तो मैं काम शुरू करूं, मेरी बातें खत्म हो गई। कोई बात पूछनी? फिजिकल क्लास से किसी ने नहीं पूछना, ऑनलाइन किसी ने कोई बात पूछनी है? देखो यार, पासिंग रेशियो का ना मैं इतना ख्याल नहीं करता हूँ कि पासिंग रेशियो क्या है, ग्रेड क्या है। मुझे पूरा पढ़ना है और मुझे पास करना है, दैट्स इट। माय फोकस इज वेरी क्लियर। आप समझ गए? मैं इन चीजों में नहीं पढ़ता पासिंग रेशियो क्या है, क्यों नहीं है। काम जी बेटा, ये इस तरह के कामों के अलावा कोई भी काम मुझे तुम कह सकते हो। अगर मैं ये काम करने वाला होता तो टीचर नहीं होता। तो आप यहाँ कहीं आ जाओ ना, ये असल में हम तो आते ही इसी की वजह से हैं, मतलब एसी की वजह से हम आते हैं। हम घर में तो अब चला नहीं सकते ना। मुर्सा बेटा ये चार्ज नहीं कर रहा, उसमें आ गया योर बैटरी इज रनिंग लो। आ जाओ बेटा। क्या नाम है मेरे बच्चे का? तजर। तजर कहीं इधर उधर बैठ जाओ, शाबाश। अगर तुम्हें अनकंफर्ट तो ये भी हो जाए, ये आगे आ जाए। अभी आते हैं मुर्जा भाई, तो फिर बंद करवाते हैं, ठीक है? अच्छा भाई जरा सुनो सर, थोड़ी थ्योरी रिटेन करने को आसान तरीका बता दें। बिल्कुल बताएंगे, ये तो हमारा काम है। अगर हम ये काम नहीं कर सके तो इसका मतलब है हमें काम छोड़ देना चाहिए। ये सबसे अच्छा सवाल किया तहा ने। तहा ने कहा है कि थ्योरी को रिटेन करना। देखो मैंने 33 इयर्स थ्योरी में गुजारे हैं, तो अगर मैं तुम्हारा दीगर मोहब्बत के अलावा थ्योरी से तुम्हारा इश्क ना पैदा कर सकूं, तो फिर मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए। तो ये आप बेफिक्र हो जाएं, उसमें अगर आपको कोई इश्यू होगा तो मैं हाजिर हूं। तो ये थैंक यू ता, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। ये हमने बंदा बिठाया हुआ अपना। तो थ्योरी का किस किस को थ्योरी से डर लगता है? थ्योरी 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 थ्योरी, बस फिर यू कैन टेस्ट मी, बिल्कुल ओपन चैलेंज है, कोई इश्यू नहीं है। थ्योरी आपको सिखाएंगे और थ्योरी करना बहुत जरूरी है। जिसकी थ्योरी अच्छी नहीं होगी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता। क्यों? सवाल किस चीज में आते हैं? अकाउंटिंग ऑडिटिंग के सवाल किस चीज में आते हैं? चलो इसी बात पे बात निकल आई तो आगे करते हैं। 1 मिनट बात सुनो, ये जरा देखो, ये इसी बात पर बात कर लो जरा। ये जरा अपने पेपर की लेंथ देखना और देखना इसमें कितनी थ्योरी है। ये देखिए, ये आपका पेपर शुरू हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ देखने देखने में थकेंगे आप, वो आने को छोड़ो, ये थ्योरी पढ़नी पड़ेगी।
सुन ही नहीं रहा कोई, मुझे कोई सुन नहीं रहा है, मुझे देखने की जरूरत नहीं, उधर देखो, ये तो हमने किया हुआ है, ये तो हम वो दिखा रहे हैं आपको जो हमने लास्ट टाइम किया होगा। ये अभी सवाल शुरू हुए हैं, कितने पेजेस हो गए? तो अगर थ्योरी नहीं कर सकते तो फिर समझ लो 6 सफ़े का पेपर होता है कम से कम, 6 of 6। आप अपना आई खोलिए, उसमें 6 घंटे क्या पूरे 12 घंटे का पेपर रखिएगा, अपने घर में इम्तिहान लीजिएगा, खुद ही लिखिएगा, कोई से भी 4 सवाल कर दो, खाली पेपर देने के 100 नंबर, खुद ही असेस कर लीजिएगा, डिग्री लेके गले में लटकाइएगा। 6 घंटे का पेपर। अच्छा जी, कोई बात, किसी ने कोई बात करनी हो? अभी ये बात भी खत्म हो गई। 2 लफ्जों का नाम है ये, BUSINESS, बिजनेस। बिजनेस तो आप पूरा 100 नंबर का पेपर पास करके आए हैं, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, वो मैं क्या पढ़ाऊंगा? लॉ, उर्दू नहीं, नहीं ये उर्दू नहीं है, अब आप समझ जाइए, पहली क्लास में समझा रहा हूं। उर्दू का मतलब है इंग्लिश को उर्दू में बोलना है। जब भी मैं कहूं कि उर्दू तर्जुमा करें तो इसका मतलब है कि इंग्लिश को उर्दू में बोलना है, यानी कि बिजनेस का लॉ। ये नहीं कहना कि कारोबार का कानून, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये मैं इसको उर्दू तर्जुमा नहीं कहता हूं। उर्दू तर्जुमा मतलब ये, बिकॉज मेरे उस्ताद ने कहा लॉ इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग, तो हम में से अक्सरियत की अंडरस्टैंडिंग उर्दू में है। वैसे तो हमारे सिंधी दोस्त भी है, पश्तो स्पीकिंग भी है, सराइकी भी है, तो लेकिन आम बोलचाल में हम उर्दू में बात करते हैं, तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। लॉ इज नथिंग, फिर बोलो, बट अंडरस्टैंडिंग। एक दफा आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर कोई मसला ही कोई नहीं, क्योंकि ये भी आपने बाहर सुना होगा, कोई रटने का रटने का रटने का, जिससे सुना है उसने अभी एक पेपर पास किया है या नहीं किया होगा, या 4-5 साल पहले उसने पढ़ा होगा। भाई मुझे आपके वालिदैन पैसे दे रहे हैं, मैं 33 ईयर से मैं करा रहा हूं, मेरे स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, मुझसे पूछे ना कि रटने का है कि नहीं है। मुझसे आप चुप करके बैठे, कोई सवाल पूछना है खुद ही पढ़ा लो। लॉ डिफाइन बाद में करूंगा। आप लोगों के लेवल से 2 किस्म का लॉ है। एक है मुल्कों के दरमियान का लॉ, इंग्लिश बोलो ना, इंग्लिश बोलने का भी लिखने का भी है। बस चलो क्लास शुरू हो गई, 2 की स्पीड से पढ़ाऊंगा, अब तो वो भी हो गया है ना, या 1 की स्पीड से, या 0.5 की। लॉ मुल्कों के, लो वो लिख भी रही है, लड़की लिखना कुछ नहीं होता, लिखने का काम मेरा है, तुम तो दिमाग में लिखो सारा कुछ। हाँ जी, मुल्कों के दरमियान, अरे दरमियान, बिटवीन नहीं, क्लासेस के दरमियान मुकाबला हो रहा है, क्या बोलती हो? इंटर क्लासेस, तो मुल्कों के दरमियान इंटरनेशनल लॉ। बोलो अल्लाह का शुक्र है, बोलो ना, हमें नहीं पढ़ना, हाँ ना, वरना तो तुम्हें अगर लॉ करोगे, LLB करोगे तो इंटरनेशनल लॉ भी पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है मदर इन लॉ, नहीं नहीं, देखो अब इसने कुछ बोला, किसी जैसे एक उस्ताद थे, बार बार मुझे कह रहे हैं यू आर अ चाइल्ड इन लॉ, यू आर अ चाइल्ड इन लॉ। मेरा दिल कर गया, मैं कह ही दूं, यू आर, यस सर, यू आर माई फादर इन लॉ। तो दूसरा है नेशनल लॉ, नेशनल लॉ। तो अब आपको चल गया कि लॉ की डेफिनेशन नहीं पता, लेकिन पूरी क्लास को ही पता चल गया कि 2 किस्म का लॉ है बिटवीन द नेशंस। भाई हमारा पानी उन्होंने रोक लिया, हमारे मुल्क के ऊपर से गुजर गए, ये हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें कुछ चीजें देखेंगे। एक है नेशनल लॉ। अब नेशनल लॉ में आ जाओ, शादी हो गई, पीछे से किसी ने कहा मुबारक हो, मेरे मुंह लगा तो फंसा, मैंने कहा आपको भी बहुत मुबारक हो, रिश्तेदारी कायम हो गई। तो अच्छा वो दोस्त कह रहा है शुक्र है मैं बोला नहीं, नहीं मुझे जब किसी ने मुबारकबाद दी थी तो मैंने यही जवाब दिया था ना, इसलिए मुझे याद आ जाता है वो वक्त। नहीं शादी हो गई, लेकिन शादी होने के बाद से भी पहले भी कुछ होता है, अम्मी अब्बा पैदा होते हैं, तो बच्चा पैदा होता है, उसके कान में अजान देते हैं मुसलमान, ज्यादातर जो हमारे मुसलमानों का तरीकाकार। हिंदू मजहब में कुछ और करते होंगे, क्रिश्चियनिटी में कुछ और करते होंगे,
अब ये बच्चा क्रिश्चियनिटी में बढ़ रहा है, ये बच्चा हिंदुइज्म में बढ़ रहा है, ये बच्चा मुसलमान बढ़ रहा है, फिर इनकी शादी होगी अपने हिसाब से, फिर इनका डाइवोर्स का तरीकाकार है, फिर इसका मेंटेनेंस का तरीकाकार है, फिर इनहेरिटेंस का तरीकाकार है। ये कहलाता है, इस सारी चीज से रिलेटेड लॉ को कहते हैं पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ, इसको फैमिली लॉ भी कहते हैं। इसका मतलब है कि हर किसी का पर्सनल लॉ डिफरेंट है। फिर मुसलमानों में भी पर्सनल लॉ डिफरेंट है अपने फिका के हिसाब से। तो हम शादियों की बहुत बातें करेंगे, लेकिन वो हम मिसालों में करेंगे, वैसे पर्सनल लॉ से भी हमें कोई काम एज सच नहीं है। फिर एक है जो आप लोगों ने बहुत देखा है, चोरी, डकैती, प्रॉपर्टी को तोड़ दिया, मोबाइल छीन लिया। ये क्या है? उर्दू जुर्म, इंग्लिश क्राइम। क्राइम से क्या निकला? क्रिमिनल लॉ। अच्छा, जिस तरह हड्डी का डॉक्टर होता है ना, हड्डी का, आंख का डॉक्टर, ऐसे ही वकील भी होते हैं कि सिविल लॉ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, फैमिली लॉ में प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करते हैं। तो वो अपने आप को तारुफ कैसे कराते हैं? आई एम अ क्रिमिनल लॉयर। और कैसे करें? तो क्रिमिनल लॉ, CRIMINAL, थोड़ा बहुत हमारे कोर्स में है। पूछो कहां? पूछो कहां? पहले चैप्टर में। अदरवाइज ये हमारा बेसिक सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट का नाम क्या है? या मेरे सामने तो बिजनेस लॉ बोल दो, बी लॉ, ऐसा लग रहा होता है बी लॉ, पता नहीं किसका बी लॉ। थोड़े दिनों का BL हो जाएगा, तो ख्याल करें थोड़ा सा, हर चीज को शॉर्ट ना करें। हाँ ठीक है, जोर से बोल लो, क्योंकि हम जब जोर से बोलते हैं तो फिर हमें जवाब आता है, फिर जवाब जब आता है तो फिर सवाल जवाब अच्छा रहता है, वरना फिर हमें वो याद आ जाती है, वो पड़ोसन थी हमारी, ऐसे देख रहे हैं, जैसे हमने देखा तो बंद कर दिया ठड़ा। ठीक है ना? तो एक ये है कि आपके अब्बू ने किराए पे मकान दिया हुआ है, किराए पे मकान दिया हुआ है, इंग्लिश में बोलो क्या? उर्दू मीडियम क्लास आ गई मेरे पास। रेंट, टेनेंसी भी है एक क्लास, टेनेंट, टेनेंट, हाँ हाँ इंग्लिश। तो रेंट का लॉ, अब्बा ने मकान बेच दिया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तुमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया मोटरसाइकिल खरीदने का, बोलो ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चेक बैंक में जमा कराया, बोलो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पार्टनरशिप की किसी से, सिलेबस बता रहा हूं और क्या कर रहा हूं। और कंपनी बनाई, कंपनी लॉ। बैंक में काम किया, बैंकिंग का लॉ। तो ये तो बहुत बड़ा लॉ हो गया ना। ये है क्राइम का लॉ, और ये है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। कोई ऐसा बच्चा जिसको ऑब्लिगेशन के मायने नहीं पता? कोई एक बच्चा जिसको ऑब्लिगेशन के मायने नहीं पता? सबको पता है? बताओ क्या मतलब होता है ऑब्लिगेशन का? जिम्मेदारी। कैसी जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? जिम्मेदारियां बहुत सारी किस्मों की हैं, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं। ऑब्लिगेशन बिल्कुल ये कि करना है, हम बात करेंगे, बिल्कुल सही बताया, लीगल ऑब्लिगेशन। अब्बू ने पानी मांगा, बोलो मांगा, बोलो ना, तो जाके दो ना। रोजे में नहीं, बाद में मांगा है, तुम्हें क्या बात है? बच्चों वाली बात, रोजा है वे भाई, अफ्तारी के बाद मांगा है। हाँ, अब ये देखिए, ये भी लॉ है, क्योंकि झगड़ा हो गया, वो कहेंगे कि आपने तो ये नहीं बताया कि दिन में मांगा कि रात में मांगा है। ये बहुत जबरदस्त बात है, समझिएगा। ये हमारे कहते हैं ओपन फैक्ट्स। अगर वो कह रहे हैं कि दिन में पानी मांगा है, तो फिर तो उनका जवाब सही है, जो रोजा है, उन्होंने खुद ही सोच लिया कि उन्होंने अभी अभी पानी मांगा होगा। हालांकि जुमला था अब्बा ने पानी मांगा है, कब मांगा ये नहीं बताया है। क्या पता चला? बोलो कुछ पता नहीं चला, बोलो ना। लॉ इज नथिंग बट द गेम ऑफ वर्ड्स। क्या कहा? अक्लमंद लड़के और लड़कियों, इसका मतलब क्या हुआ? एक एक लफ्ज सीखना पड़ेगा, एक एक लफ्ज सीखेंगे, फिर सेंटेंसेस बनेंगे, फिर पैराग्राफ बनेंगे। कोई भी लफ्ज समझ में नहीं आया, इस बीमारी का इलाज है इम्तियाज में। समझ गए? बात के बीच में रोकेंगे। क्या कहा? अगर के आपके माँ बाप बड़े अच्छे लोग होंगे, उन्होंने ये तमीज सिखाई होगी कि बड़े के बीच में नहीं बोलते, और बहुत ही बड़े के तो बीच में बिल्कुल ही नहीं बोलते। थोड़ी देर के लिए मेरी तरह के हो जाए। क्या मतलब? कोई भी बात सुनने से रह गई, कोई भी बात इंग्लिश में की, कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई,
कोई किसी का ख्याल नहीं करे, हर कोई अपनी अपनी फीस देगा, हाथ खड़ा करें, सवाल करें, जाने दें। सब बच्चे बात समझ गए? अमल इस पर नहीं होगा, मुझे ही करना पड़ेगा। ये क्राइम का लॉ है, क्राइम की डेफिनेशन हम बाद में करेंगे। राइट एंड ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि ये लॉ है सिविल लॉ। ये क्या है? इसमें डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट होता है इसमें, उसमें क्राइम होता है ना। क्रिमिनल लॉ की अदालतें अलग, बोलो, क्रिमिनल लॉ का लॉ अलग। तो अब ये सिविल लॉ के मुताबिक बोल दो, सिविल लॉ की अदालतें अलग, सिविल लॉ का। अब अगर इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, यूं करके, और छोटा करें, ओहो, एक तो ये जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, ये जो आपका सब्जेक्ट है, आपके ख्याल में ये किस में फॉलो हो रहा है? नेशनल, इंटरनेशनल, पर्सनल, क्रिमिनल, सिविल? बस खत्म हो गई बात। तो आप यूं समझिए कि ये है वो लॉ जो आपने पढ़ना है, जिसका इतना शोर है। क्योंकि सिविल लॉ में तो रेंट का लॉ भी है, बोलो, नहीं है? सिविल लॉ हमारे लॉ में तो नहीं है ना, हमारे कोर्स में नहीं है ना। हमारे कोर्स में तो सिर्फ बिजनेस लॉ है। बैंकिंग का लॉ हमारे लॉ में नहीं है, कंपनी लॉ हमारे लॉ में नहीं है, इंश्योरेंस का लॉ हमारे लॉ में नहीं है, कैरेज ऑफ गुड्स हमारे लॉ में नहीं है। हमारे लॉ में तो वो जो मैंने चैप्टर्स दिखाए ना, वो सिर्फ वो है। तो ये असल में मैं आपको दिखा रहा हूं कि इतनी बड़ी दुनिया जो है लॉ की, उसमें हमने एक छोटा सा लॉ पढ़ना है, और उतना ही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है। मैं बातें ज्यादा करूंगा। क्यों? आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? घर का घर घर कौन से एरिया में है? डिफेंस में। डिफेंस में आप कह रहे हैं, अगर आप कहें कि जी कौन से फेज में? 1 में। ये डिफेंस लाइब्रेरी किधर है? 2 में। 2 में है। तो जो कुरंगी क्रॉसिंग है वो किधर है? उसके साथ इम्तियाज है, ठीक है ना, और खियाबान इत्तेहाद जा रही है, ठीक है, आपकी गिजरी वाली रोड जा रही है। 1 वाली, 1 में तो वो जो गिजरी रोड जा रही है उसका नाम तो खियाबान इत्तेहाद नहीं है। कुरंगी रोड के लेफ्ट साइड पर जो है वो फेज 1। अच्छा, मैं समझ गया, जो पेट्रोल पंप के पीछे वाला इलाका है। अब आपने देखा कि आपके एरिया के इर्द गिर्द की जगहों को भी मैंने किया ना कवर, जिससे आपको अपना एरिया समझने में आसानी हो गई। जबकि आपके सिलेबस में सिर्फ क्या है? फेज 1। तुम लोगों को बात समझ में आ रही है? मैं बातें ज्यादा करूंगा, आपने सारी सुननी है, आपने सारी समझने की कोशिश करनी है। एंड पे मैं बताऊंगा कि ये वो वाला एरिया है जिसको आपने मजबूत कर लेना है, क्योंकि ये आपका सिलेबस है। सब बच्चे बात समझ गए? वरना फिर हम समझ नहीं सकेंगे, हमें मजा नहीं आएगा पढ़ने में, ऐसे ऐसे पढ़ा दूंगा। चलो, ये हो गया आज तुम्हारा इंट्रोडक्शन। किस हवाले से? लॉ की दुनिया के हवाले से। लॉ इज ऑफ 2 टाइप्स, बोलो ना यार। सो गई क्लास, बड़ा बोरिंग पढ़ाते हैं, अल्लाह माफ करे। लॉ इज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, नेशनल लॉ। नेशनल लॉ में हमने 3 बना लिए, पर्सनल लॉ, क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ थोड़ा सा हमारा है चैप्टर में। हमारा सब्जेक्ट सिविल लॉ में बिजनेस का लॉ। अच्छा, अब बिजनेस के लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, जो हमारे सिलेबस में है, उसका नाम है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब ये 2 लफ्ज जो है ना, ये तो इंग्लिश का वर्ड हो गया दा। ये जो 2 लफ्ज हैं, ये हैं इंग्लिश में, लेकिन ये लीगल वर्ड है। बताओ क्या पता चला? मेरे जुमले से क्या पता चला? लॉ इज इन इंग्लिश, बोलो 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 बोलो, बट इंग्लिश फॉर लॉ इज डिफरेंट एट टाइम्स। अब इस जुमले से क्या पता चला? आप इस क्लास प्री नर्सरी से इंग्लिश पढ़ते हुए आ रहे हैं, और अब आप एक नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो है तो इंग्लिश में, लेकिन उसमें लीगल वर्ड्स भी शामिल हैं। मिसाल के तौर पर यही एक्ट अगर स्मॉल से हो जाए, जो आपने देखा होगा, मैंने आर्बिट्रेशन एक्ट का एक्ट ठीक किया था, अगर किसी ने नोटिस किया हो कंटेंट्स में। ये जो मैं बाल खुजा रहा हूं, ये वैसे तो मैं कुछ और करना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा अच्छा नहीं लगता कि, तो ये जो मैं कर रहा हूं, ये हरकत है, ये स्मॉल ए से है। तो फिर ये बड़े ए से क्या है?
अगर ये लॉ है, जैसा कि कुछ लोगों ने कहा ऑनलाइन किधर चले गए जी, तो लिखो ऑनलाइन, तुम्हारे मैसेज मुझे यहां नजर आ रहे हैं। क्लास ने बताया कि एक्ट का मतलब क्या है, बताया ना अभी। अब जरा देखो तो लॉ और एक्ट में क्या फर्क है? हाँ, ये कहां से आई है? पहले पढ़ा है ना, शाबाश शाबाश, हमें पता चल जाता है। हम तो मुंह खोलने से पहचानते हैं अंदर का। जीते रहो, वेरी गुड, अच्छा याद रखा है ना, मैं तारीफ कर रहा हूं। ये कह रही है कि ये वो लॉ है जो पार्लियामेंट पास करता है। नया बच्चा, नया लड़की, नया लड़का, बच्चा बच्चा बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, बच्चा बच्ची, बस हाँ, बेटा बेटी ठीक है। अब तो तुम लोग नवासा नवासी पोते पोती की उम्र हो गए हो माशाल्लाह से। हाँ जी, हाँ हाँ, मेरे स्टूडेंट के बच्चों ने पढ़ के अभी पास हुए हैं जी भाई। लो, सवाल ही नहीं हो रहा, कोई नया लड़का कोई सवाल नहीं कर रहा। ये देखो, ये शाजिल साहब जो है ना, ये शाजिल साहब जो है, इन्होंने भी गलती की है, देखो कमेंट में देखो। ओ चलो फिर कोई बात नहीं, इन्होंने एक्ट स्मॉल से लिखा है, इन्होंने एक्ट स्मॉल से लिखा है। देखिए ये जो मेरी बेटी बैठी है, इसने कहा कि वो लॉ जो पार्लियामेंट पास करती है वो एक्ट होता है। तो अगर आपने लॉ में सवाल नहीं किया तो फिर आप गए, क्योंकि जैसे इंसानों में बच्चे पैदा होते हैं, लॉ में सवाल पैदा होते हैं। हमारे यहाँ 2 सवाल पैदा हो जाए मुबारक देते हैं, यार 2 सवाल पैदा हुए हैं आज। तो हंसते क्या तुम लोग, इतनी संजीदा बात की है। तो इसमें एक सवाल पैदा हुआ है, जल्दी से करो कोई, पार्लियामेंट क्या है, खत्म हो गई बात, जान छुड़ाओ अपनी। जो लॉ बनाती है बोर्ची है, लॉ बना रही है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वो इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन, नॉलेज होती है कंप्लीट। अभी सिलेबस में आएगा, अब हम पढ़ेंगे लीगल सिस्टम में पार्लियामेंट किसे कहते हैं, हमारे कोर्स में है, समझ गए। अभी तो सिर्फ मैंने सवाल पैदा किया लड़की, अभी तो मैंने सिर्फ क्या, व्हाट इज पार्लियामेंट, अब हमारे जहन में होगा तो हम इसे हल करेंगे। लेकिन अब अगर हम पार्लियामेंट को रट लें तो फिर हम ये कहेंगे कि लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, बोलो, इज एन एक्ट। अब डिफरेंस बताने का तरीका सीख लो आज के बाद से, पहली क्लास में क्या, ऑल एक्ट्स आर लॉज, बोलो बोलो बोलो, उल्टो, ऑल लॉज आर नॉट एक्ट, बोलो नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ में आया, उर्दू तर्जुमा करो। सारे एक्ट तो लॉज हैं, लेकिन सारे लॉज, अब सुनो, तुमने कभी ये सुना है ORDINANCE, सुना हुआ है ना? तो ऑर्डिनेंस भी लॉ है, और एक और बात बताऊं, हर अदालत के फैसले को केस लॉ कहते हैं। तो केस लॉ भी लॉ है, बोलो, ऑर्डिनेंस भी लॉ है, और एक्ट भी लॉ है। तो अब जुमला समझ में आया क्या हुआ? अच्छा, बीच में कोई पूछ ही नहीं रहा, ऐसे मुंह पे हाथ रख के बैठोगी तो मुंह कैसे खुलेगा भाई? पूछो ऑर्डिनेंस क्या है, पूछो, फीस जमा कराओ। ऑर्डिनेंस भी हमारे सिलेबस में है, पढ़ेंगे, यानी इसका मतलब है रेलेवेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं। अभी नहीं बता सकते ना, फिर तो घचमच हो जाएगा ना सारा। अभी तो हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, फोकस बताओ। हम कह रहे हैं कि ये एक वर्ड हमारे सामने आ गया, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये वर्ड आ गया, सुनो लड़की, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब एक्ट का मतलब लॉ नहीं रहा, बल्कि एक्ट का मतलब क्या हो गया, बोलो, लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अब ये क्वेश्चन मार्क हो गया कि पार्लियामेंट क्या है, ये अगले क्लासेस में क्लियर होगा। लेकिन इन सारी डिस्कशन में हमें जो सेंटेंस मिल गया वो क्या है, ऑल एक्ट्स आर लॉज, बोलो, उल्टो, ऑल लॉज आर नॉट एक्ट्स। और कोई पूछे मसलन,
बोलो ऑर्डिनेंस इज ऑल्सो अलाउड। फिर वो पूछे व्हाट इज ऑर्डिनेंस, तो कब बाद में बताएंगे, जब पढ़ेंगे तो बताएंगे ना। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, दूसरा वर्ड है। हाँ देखिए ना, ये पढ़े लिखे लोगों के साथ फायदा ये होता है कि उनसे आदमी सीखता बहुत है। उन्होंने कहा जी एग्रीमेंट, तो अब एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क। लीगल एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कहां पढ़ा? मुंह जबानी भी हो सकता है, पेपर वर्क में कर रहे हैं, बस ये देख ले सब गलत है। लीगल एग्रीमेंट नजदीक है, लेकिन लीगल एग्रीमेंट ऐसे इस तरह डिफाइन नहीं हुआ है। लो जी, अच्छा लोग आते रहे लग रहा है क्लास में। कॉन्ट्रैक्ट वो जो लॉ इन्फोर्स करता है, कहां से लाएंगे तुम ये बात? खुद से कर रही हो या पहले क्लासें ली हुई हैं? कहाँ? अच्छा बस ठीक है, मेरा तो नहीं नाम, या मेरी क्लास ली थी पहले भी कहीं और? बहुत ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन अभी मुकम्मल नहीं है। जो लोग बिल्कुल नया पढ़ रहे हैं वो तो मेरे साथ रहे ना, वो फौरन बोले सर हमें बात समझ नहीं आ रही। मेरी बात समझ गए? कुछ लोग कुछ क्लासेस लेके बैठे हुए हैं, हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, टीचर अट्रैक्ट हो रहा है उनकी तरफ। आप याद रखें, वो बच्चे जो पहली दफा पढ़ रहे हैं वो हर बात पूछें। मसलन सर ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट वाली बात समझ में नहीं आ रही, कौन बोल रहा है? तो बोलो। बिल्कुल सही आपने, अभी आपको एक्ट और लॉ वाली बात का फर्क कैसे बताया था? ऑल एक्ट्स आर लॉज, उल्टो ऑल लॉज आर, बिल्कुल इसी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। क्या? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, बोलो ना, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर। समझ आया? नहीं आया? जिसको आया अल्लाह खैर करे, कोई भी नहीं आया, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन ये है कि पता चल गया। क्या पता चला? कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में फर्क है। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में फर्क, ये दोनों पता नहीं क्या लिख रही हैं। अब मैं अगर बता देता तो मैं यहां होता। सिर्फ सवाल पैदा करने, जवाब आहिस्ता आहिस्ता फीस के साथ आएंगे। जैसे जैसे फीस जमा होती जाएगी वैसे वैसे जवाब आते जाएंगे। अच्छा सुनो, ए लड़की लड़को सुनो, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बातें क्यों कर रहे हैं? चलो ये बोलो। सिलेबस में क्यों है? क्योंकि बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं ना आहिल मियां। ये देखो बात करने, सुनो, जो बंदा इस तरह पढ़ेगा इस तरह बात करेगा उसको होगा मामला। तुमने सवाल मेरा रिपीट किया, अच्छा किया, लेकिन जवाब दो, चाहे सही दो चाहे गलत दो। क्योंकि आप जब गलत दोगे तो आपके जहन से वो चीज बाहर निकलेगी तो सही चीज अंदर जाएगी। चुप करके बैठे रहेंगे तो जैसे आए वैसे चले जाएंगे। किधर गए? जमा करा दी, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अली लोन साहब ये हमारे पुराने आदमी है या कहीं से उन्होंने क्लासेस दी। अब तो इस पर भी आसानी हो गई है ना, इंटरनेट के थ्रू भी चीजें मिल जाती हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं आप एक तरतीब से सीखें। क्या बात हो रही है? देखो, जैसे मैं खड़ा हूं ना, जैसे आप बैठे हुए हैं, जैसे इंसानी जिस्म में एक बैकबोन है, बैकबोन है ना पूरी, जिस पर इंसान खड़ा होता है। तो जो पूरा सिविल लॉ है वो इस लॉ पे डिपेंड करता है, पूरा सिविल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक तरफ तो ये हमारे सिलेबस में है। देखो अब तुम लोग जब क्लास में आए थे तो तुम्हें नहीं पता, अब सीखो कि क्लास में आके तुमने सीखा क्या। नंबर एक, इनका नाम इम्तियाज मलिक है। ये जितने मर्जी सालों से पढ़ा रहे हो पढ़ाने दो। इन्होंने जो बात कही है वो अच्छी कही है कि बात के बीच में रोक के पूछो। ये अच्छी बात कही है, ये मुझे अच्छी लगी। और इन्होंने इनकरेज कर रहे हैं ये कि भाई पूछो बोलो, अगर पूछो और बोलोगे नहीं तो फिर चुपचाप आए हो चुपचाप चले जाओ। तो पूछने के वक्त में कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जो कि इंट्रोवर्ट होते हैं, नहीं इतनी बात करते, नहीं क्लास में बात करते, वो क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं। वो फिर मुझे अपना तारुफ करा दें। मैं रेगुलर लोगों को क्लास के व्हाट्सएप पे एंटरटेन करता हूं, बाकी नहीं। मेरे अपने कुछ असूल हैं।
तो अगर कोई क्लास में कोई बात रह गई हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं जवाब नहीं दूंगा, अगर देना करूंगा तो दे दूंगा, वरना मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर लूंगा अपनी अगली क्लास में, आपके सवाल को ना, और नाम भी नहीं बताऊंगा। यानी इसका मतलब आपको कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए कि मैं बहुत कोई बच्चों वाला सवाल कर रहा हूँ। आपको बच्चों वाले ही सवाल करने चाहिए, क्योंकि आप ये सब्जेक्ट पहली दफा पढ़ रहे हैं। तो पूरी कोशिश मेरी ये होगी, बल्कि मुझे तो लोग कहते हैं, ये मुझे कहते हैं कि बहुत ही बच्चों की तरह पढ़ाते हैं। तो भाई बच्चों की तरह पढ़ाते हैं तो इसमें कौन सी बुराई की बात है? हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, जिसको पसंद आए, जिसको ना आए ना आए, वो अपने घर में 2 रोटियां आके खुश रहे। तकरीर का उन्वान, फेसबुक पे सर का एक पेज है, अगर वो देखना है तो देखें, नहीं देखना ना देखें। यूट्यूब पे सर का एजुकेशनल वीडियोस लगी हुई है, देखनी है देखें, नहीं देखनी ना देखें, लेकिन OMS जरूर देखें। इसके बाद सर ने कहा कि इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम है, उसके मुताबिक थोड़ी सी बातें सर ने की। सर ने कहा कि लॉ की जो दुनिया है, सर ने कहा बहुत बड़ी दुनिया है लॉ की। एक तरफ लॉ की दुनिया है इंटरनेशनल लॉ, दूसरी तरफ सर ने कहा कि एक है नेशनल लॉ। नेशनल लॉ में अभी सर ने कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं की, वो सिलेबस में आएगी। दोस्त इधर सुन लो जरा। सर ने कहा कि एक है पर्सनल लॉ, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसका जिक्र होगा क्योंकि उसकी बातें होंगी। क्रिमिनल लॉ थोड़ा सा सिलेबस में है, उसकी बातें होंगी, सिलेबस में है। सिविल लॉ में एक लॉ है। सिविल लॉ किस चीज का लॉ है? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का लॉ है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है ना। आपके अब्बू ने रेंट पर अपना ऊपर वाला पोर्शन दे दिया, अब दे दिया तो उसका राइट है कि वो वहां रह सकता है, और उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो रेंट पे करेगा। आप समझ गए? अब्बू का राइट है कि वो जो रेंट की अमाउंट है वो उससे क्लेम करें, और अब्बू की ऑब्लिगेशन है कि वो उसको वेकेंट पीसफुल पोजेशन दें। तो ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का लॉ है, और इसमें फॉल्ट होता है, क्राइम नहीं होता। डिफॉल्ट, लोन डिफॉल्टर। इस बड़े सिविल लॉ में जो सब्जेक्ट हम पढ़ने आए हैं बिजनेस लॉ है, बिजनेस से रिलेटेड लॉ। बिजनेस लॉ में जो सबसे अहम चीज है उसका क्या नाम है? कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। भाई ये चेयर्स ले आओ, ये फोटोकॉपी की मशीन ले आओ, ये प्लांट लगाना है, ये रेंट आउट करना है, ये किसी से किसी को ब्रोकर बनाना है, किसी को एजेंट बनाना है। सी, ये जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उससे मुतालिक लॉ ICAP ने कहा है कि इनको पढ़ाओ। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब लास्ट बात, जैसे हम में से अक्सरियत मुसलमान बच्चों की बैठी है, मुसलमान हम लोग हैं, तो मैं ये मिसाल के तौर पे कहता हूं ताकि हमें बात समझने में आसानी हो। तो जिस तरह कुरान है ना, कुरान और कुरान के सिपारे हैं, तो ये जो लॉ है ना, ये भी इंजील और बाइबल और इस तरह ना, ये जबान से इंप्रेस होकर ही इंसानों ने बनाया है। इट्स अ मैन मेड लॉ। तो इसकी लैंग्वेज भी कुछ उसी तरह की है। आप देखिएगा, मैं आपको साबित करूंगा। जिस तरह हमारे यहाँ सिपारे हैं और फिर हर सिपारे के पार्ट है, इसी तरीके से हर चीज का एक लॉ है। मसलन रेंट का एक लॉ है, इंश्योरेंस का एक लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट का एक लॉ है। लॉ बुक की तरह की एक है। आप समझ गए? ये देखिए, ये आप देखेंगे, थोड़ा बड़ा कर दूं, ये पार्टनरशिप एक्ट है, ये पूरा कानून है, ये इसका सेक्शन 1 है, ये पूरा पार्टनरशिप है, यानी ये लॉ की किताब है। यहीं से लेके उन्होंने स्टडी टेक्स्ट में ये लिखे हुए हैं। तो मैं ओरिजिनल जगह भी दिखा रहा हूं। आप समझ गए? स्टडी टेक्स्ट ने इस सोर्स से उठाया है। इसी तरीके से ये देखिए, ये है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये एक बुक है, उसका ये जो लिखा होता है ये 1, ये देखिए ये इसका लिखा हुआ है 2। अब 2 में आइए, ABCDE आपको मिल रहा है ना, ये है H, ये हमारे काम का है। ये क्या कह रहा है? बोलो एन एग्रीमेंट, बोलो। ये तो गलत हो गया ना, हम ये थोड़ी कह रहे हैं, ये वाला बोलो, एन एग्रीमेंट enforceable by law is a contract। ये है डेफिनेशन। ये मैंने आपको ओरिजिनल सोर्स से दिखाई, ये आपको मिल जाएगा, मैं आपको जगह बता दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा।
अब यही चीज इन्होंने स्टडी टेक्स्ट में भी लिखी होगी। ये देखिए स्टडी टेक्स्ट देख रहे हैं, नजर आ रहा है, ये 2H नजर आ रहा है। अब फौरन एक सवाल पूछिए, सर ये नंबर याद करने होंगे? पूछें जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पहचानने के लिए। अब ये देखिए डेफिनेशन, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, वहीं से उन्होंने उठाया ना, यानी स्टडी टेक्स्ट वो चीज मौजूद है। मैंने तो सिर्फ आपको सोर्स दिखाई है ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई ये चीज इन्होंने कहां से ली है। जैसे हम लोग ग्रुप में भेजते हैं ना, तो वो फिर नीचे लिखते हैं कि जी ये सही बुखारी से ली गई है, इसका ये नंबर है, आप समझ गए। इस तरह मैंने आपको ओरिजिनल वो जगह दिखा दी, तो आपको ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि सर वहां से याद करेंगे कि यहाँ से याद करेंगे। कहाँ से याद करेंगे? स्टडी टेक्स्ट से याद करेंगे। हम अपनी चीज वो दिखाऊंगा मैं वहां जरूर, ताकि आपको ओरिजिनल सोर्स पता चले। एन एग्रीमेंट बोलो। अब इस सेंटेंस के कितने पार्ट हैं? एक हटा दो तो 2 पार्ट हैं। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के कितने पार्ट हैं? 1 बोलो ना, एन एग्रीमेंट बोलो ना। सेकंड, अब वो सेंटेंस समझ में आया क्या? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर, बोलो नहीं समझ आ रहा। मैं इतना अच्छा लगा तुम लोगों को, जो चीजें नहीं हो सकती ना वो मैं यहां बोल लेता हूं। कि तुमने कहा कि सर आज आप हमारे यहाँ अफ्तार पार्टी, आप हमारे यहाँ अफ्तार कीजिएगा सर। मैंने कहा ठीक, और आपने अपना एड्रेस वगैरह भी बता दिया, फोन नंबर भी बता दिया। हो गया भाई, बोलो हो गया, एग्रीमेंट हो गया। मैं मगरिब से जरा पहले पहुंच जाऊंगा और उसके बाद जो है वो अफ्तारी हो जाएगी। ठीक है, डन। आपने गलत एड्रेस और गलत फोन नंबर बता दिया। अब मैं ढूंढ रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, वो तंग हो रहा है जिसका आपने नंबर दिया है। अब आप मुझे ये बताइए, एग्रीमेंट तो था ना? मैं आपके खिलाफ कुछ कर सकता हूं? वो छोड़ें जो मैं अगले दिन करूंगा, वो तो गैर कानूनी चीज होगी। वो नहीं, लॉफुली क्या मैं आपके खिलाफ कुछ कर सकता हूं? क्या मैं आपके खिलाफ कोर्ट में जा सकता हूं कि मेरा इतना पेट्रोल खर्च हुआ और मैं बड़ा स्मार्ट बन के आया, मैंने कलर वाली सुराख कमीज पहनी और ये मैंने दोस्त से गाड़ी भी रेंट कार पे ली, ये सारे एक्सपेंसेस मैं आपसे क्लेम कर सकता हूं? नहीं ना। क्यों? बोले ये तो एक सोशल एग्रीमेंट है। बोले ना, खत्म। आपने अपने भाई की शादी में बुलाया मुझे, बोले बुलाया, हमने रच के खाया, बोलो खाया, और आपके अब्बू से साइड से निकल के चले गए, वो वाला लिफाफा भी नहीं दिया। अब्बू कुछ कर सकते हैं? बदुआएं देने के अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ सोशल एग्रीमेंट है। अच्छा जी, एक चोर ने दूसरे चोर को चोरी का मोबाइल बेचा। बोलो बोलो बोलो। एक चोर ने दूसरे चोर को चोरी का मोबाइल बेचा। टंग ट्विस्टर है ये, घर में प्रैक्टिस करना अम्मी के सामने। एक चोर ने चोर को चोरी का मोबाइल बेचा, उसने मोबाइल तो ले लिया लेकिन उसके पैसे नहीं दिए। तो बताइए क्या दूसरा चोर कोर्ट में जा सकता है? वो कहेंगे जरा साइड पे आइए। क्या पता चला? बोलो इलीगल एग्रीमेंट है। इसका मतलब ये है कि एग्रीमेंट बहुत सारी किस्मों के हैं, लेकिन बोलो ना, वो तुम मेरा इको चैम्बर हो, हमें नहीं पता था। बोलो ना, हमें नहीं पता था। हाँ बोलो ना। ये हर घर में ऐसे होते हैं, इनकी वजह से माँ बाप जन्नत में जाते हैं। तो आप परेशान नहीं हो, इनका बंदोबस्त है। तो कहां पहुंचे? आपके भाई ने मोटरसाइकिल बेची, सही, बिल्कुल अपनी ओरिजिनल। गाड़ी की मिसाल मैं देता नहीं हूं, मेरी गाड़ी सेल्फ लंबा कर देती है, कभी गाड़ी की मिसाल नहीं दूंगा, मैं मोटरसाइकिल की मिसाल दूंगा। आपके भाई ने मोटरसाइकिल बेची, बोलो बेची। भाई ने पोजेशन दे दिया, पैसे नहीं मिले, बोलो नहीं मिले। भाई कोर्ट में जा सकता है नहीं जा सकता? कोर्ट क्या है? लॉ को इन्फोर्स करता है ना, लॉ आ गया ना बीच में। अब मैं जो बात कह रहा हूं ये किसी को कहनी नहीं है, ऑनलाइन तुम भी सुन लो, रिकॉर्डिंग वाले भी सुन लें, और जो वैसे मुफ्त में देखेंगे वो भी सुन लें। ये बात किसी को कहनी नहीं है।
और कहीं भी नहीं कहनी है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि जिन मामलों में लॉ बीच में आए, जिन मामलों में उन्हें हम इन्फोर्सेबल बाय लॉ कहते हैं। उन्हें हम, क्या नहीं समझ में आया? किस को नहीं समझ में आया बताओ? गुड। अभी जाओ वापसी पे, 6 समोसे लेना गंदे तेल के। 6 समोसे लिए? बोलो लिए। ले लिए? बोला पैसे नहीं दे रहा मैं। अच्छा फर्ज कर लो कि लड़ाई झगड़े का माशरा नहीं है, फर्ज कर लो लड़ाई झगड़े का माशरा नहीं है, क्या कहेगा वो? आर्गुमेंट करो, पैसे दो। ये कह रहे नहीं मैं पैसे नहीं दूंगा, वो कहेगा समोसे वापस करो। नहीं, मैंने कह दिया मुअज़्ज़म माशरा है, आप जहां रह रहे हैं वो नहीं है, पहले बोल दिया इसीलिए। तो नहीं, उन्होंने कुछ बोला था जो सिर्फ मेरे कान सुन सके, वो बात रिपीट करने के काबिल नहीं है। असल में हर आदमी के पीछे अपना घर छुपा होता है। देखो मैं बचपन से ना, मेरी लड़ाई इसी बात पे होती थी। मैं तरह थोड़ा बल्कि सा था ना, तो ओए मोटे मोटे, तो मैंने कहा तू मोटा, ओए तू मोटा तू मोटा, मैंने तेरा बाप, अब्बा तक नहीं पहुंचे, अब्बा तक नहीं पहुंचे। तो हमारे से बात करोगे तो हम सीधे घर तक पहुंचते हैं, क्योंकि घर के ही लोग बैठे हुए ना इधर, तो उसका ख्याल करना पड़ता है। बाकी वो बातें जो आप घर में कर सकते हो वो जरूर करें, यहाँ पे हमें मना नहीं, लेकिन अपनी घर की सारी बातें ना करें, ऐसी करें जो हमारे घर की। अच्छा अभी सुनो, वो कहेगा समोसे वापस कर दो। अब आप कह रहे नहीं मैं समोसे भी वापस नहीं करूंगा और मैं पैसे भी नहीं दूंगा, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा। ए लड़कियों समझो, यही इसमें सारी गेम छुपी हुई है। क्या होगा? नहीं कोर्ट, अब 6 समोसे के लिए कोर्ट जाएगा वो, वकील कर ले तू मुझे, माय लॉर्ड 6 समोसों का सवाल है। वो कहेंगे ऑर्डर ऑर्डर, 2 समोसे मेरे चैम्बर में पहुंचाओ। ये क्या खाने पीने की बातें हो रही हैं दोपहर के 3:30 बजे? एनीवेज 4-6 लोग जमा हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, तो वो आपको ये समझाएंगे। देखिए मेरा बहुत ही छोटा सा बेटा था, जब बिल्कुल छोटा था, तो उसने मुझसे ये बात पूछी थी दुकान के अंदर कि ये जो हम चिप्स लेते हैं, ये जो सैंटी लेते हैं, तो ये हम इसके बदले में पैसे क्यों देते हैं? नो दैट्स अ लीगल क्वेश्चन, क्योंकि ये लॉ है। जब देखिए आपकी अम्मी ने कोई चीज बनाई है तो वो आप घर में बैठकर आराम से खा लीजिए, उसके आपको पैसे नहीं देने। लेकिन अगर आप बाजार से समोसे खरीद रहे हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। और अगर ये तो 6 समोसों की बात है, आप वैसे मजाक में कह रहे थे, लेकिन अगर आप इसको एक पूरी 2000 आदमी की अफ्तार पार्टी के समोसे कर लें और हर आदमी 2-2 समोसे खाएगा, मेरी तरह का मैं ढूंढ रहा था कि कोई हो तो, लेकिन सारे स्मार्ट लोग आ गए, तो 4000 समोसों को लगाओ जरा, 35 से मल्टीप्लाई करो, 35 का हो गया। अच्छा वो कर भी रहा है भाई मेरा, कर ले ना, कर ले, कोई मसला नहीं। ये तो अमाउंट बड़ी हो गई ना, अब इसके लिए तो कोर्ट में जाना पड़ेगा ना। इसका मतलब है हम बड़ा मुंह छोटी बात करेंगे। मेरा मतलब है कि हम मिसाल छोटी देंगे, लेकिन अगर आप उसको एम्पलीफाई करेंगे तो लॉ के पास जाना। जिन मामलों में आपको लॉ मदद करने आ जाए, या मैंने जैसे कहा कि लॉ बीच में आ जाए, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। सुनो तुमने जो सवाल उठाया है, लेकिन जब चोरी का मोबाइल लिया और पैसे नहीं दिए तो लॉ बीच में नहीं आया। सबर सबर, बहुत तवज्जो से सुनना। चोरी हो रहा है मोबाइल तो लॉ आएगा, बोलो कौन सा? क्रिमिनल लॉ। चोरी का मोबाइल बिक रहा है, ट्रांजैक्शन हो रही है, तो लॉ बीच में, दैट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। भाई पहले का पढ़ा हुआ है, बोल रहा है वॉइड। मैं हर दफा नए तरीके से चैप्टर पढ़ाता हूं। ये भी मैं जो नए बच्चे हैं उनको मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह टर्मिनोलॉजीज पे आएंगे। अभी तो हमें एक बात पता चली, क्या? ये सामने जो लिखा हुआ है इसको बोल दो, एन एग्रीमेंट, यानी उर्दू बोलो, वो एग्रीमेंट बोलो जिन्हें लॉ इन्फोर्स करे। अब अगर किसी को बताना हो तो समोसे और मोबाइल की बातें तो नहीं करेंगे ना, ये इधर ले आओ, ये चीज इधर ले आओ। देखो समोसे खरीदते वक्त तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल है, लॉफुल ऑब्जेक्ट। और जब मोबाइल बेच रहे हो चोरी का तो कैसा ऑब्जेक्ट है? बोलो अनलॉफुल। यानी जब ऑब्जेक्ट लॉफुल होगा, बोलो आटा खरीदना, बोलो ना लॉफुल ऑब्जेक्ट। अच्छा वो बोल रहा है ना शीरमाल ताफ्तान,
भाई मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर रहो। आटा खरीदना, अबाया खरीदना, चश्मा खरीदना, ग्लासेस, कंप्यूटर खरीदना, हेरोइन खरीदना, हेरोइन अनलॉफुल, इतना पता है ना। फिर तो जब ऑब्जेक्ट लॉफुल होगा तो बोलो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगी ट्रांजैक्शन। बोलो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो समझ आया ना। अब वो नहीं बोलना जो लॉ बीच में आए, वो नहीं कहना है, वो तो मैंने ऐसे समझाने के लिए कहा था। अब लॉफुल ऑब्जेक्ट से बात करनी है। क्या सवाल रह गया? कुछ भी नहीं रहा, आप जो पढ़ा रहे हैं मैं समझ भी नहीं आ रहा। क्या सवाल रह गया इस डेफिनेशन में? क्या सवाल रह गया? एग्रीमेंट। कौन है ये? एग्रीमेंट रह गया। इसका मतलब है कि एग्रीमेंट समझो, फिर समझना है। ये देखिए, ये है BUSINESS, बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन समझते हैं? आखिर में कंक्लूड करूंगा, तवज्जो रखो। तुमने ये बैग खरीदा, बिजनेस ट्रांजैक्शन है ना। पानी का जहाज खरीदा, बिजनेस ट्रांजैक्शन है ना। बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए एटलीस्ट 2 पार्टीज चाहिए। कितनी चाहिए? देखा गलत हो गया? सुना, अभी सामने सामने गलत किया लड़के ने, फिर कहते हैं लॉ में फेल हो जाते हैं। टीचर ने क्या बोला? बोलो एटलीस्ट। लड़के ने क्या बोला? 2 पार्टीज। फर्क है कि नहीं है? पता चला कि लॉ इज वेरी डेलिकेट। जरा सा इधर उधर होंगे गड़बड़ हो जाएगी। मैं समझता हूं, अभी बस 2 मिनट और लूंगा, उसके बाद आपकी टैक्सी क्लास है। ये आपस में कांटेक्ट करेंगे, चाहे ईमेल से करें, और कांटेक्ट का नतीजा प्रॉमिस होगा। क्या प्रॉमिस होगा? मैं आपको मोटरसाइकिल दे दूंगा, मैं आपको सूट सी के दे दूंगा, मैं आपके ग्लासेस ठीक करके दे दूंगा। प्रॉमिस हो रहा है ना। लेकिन प्रॉमिस सीरियसनेस से किया जाए, SERIOUS, सीरियसनेस। बातें ना करो भाई। ये सीरियसनेस कैसे आएगी? सीरियसनेस कैसे आती है? सीरियसनेस कैसे आती है? अल्लाह से मोहब्बत हो जाए, सीरियसनेस आ जाएगी। माँ बाप से मोहब्बत हो जाए, सीरियसनेस आ जाएगी। हम दुनियावी बात कर रहे हैं। किसी जगह तुम ट्यूशन पढ़ाने जाते हो, वक्त पे ही जाते हो, हर रोज जाते हो, क्यों? पैसे मिलते हैं ना। वो भी अपना बच्चा छोड़ के जाती है, नानी का खुद चली जाती है, बच्चा छोड़ के जाती है। ये नहीं कि भाई ले जाए, चलो भाई एक दिन छुट्टी हो जाए। वो भी सीरियस, आप भी सीरियस, ज्यादा सीरियस मत हो। तो ये बोले गिव एंड टेक। बोलो, बता, आखिरी बात है। बेनिफिट, बोलो, इंजॉय बाय बोथ पार्टीज। ये क्या करता है? बोलो, सीरियसनेस क्रिएट करता है। बोलो, ये जो गिव एंड टेक है, बोलो, बस आखिरी जगह पर है, बोलो, ये जो गिव एंड टेक है, इसको लॉ में कहते हैं कंसीडरेशन। ये जरा आधी छोटी आधी बड़ी हो गई अल्फाबेट, बहुत क्लाइमेक्स पे पहुंचे हुए हो। सामने है, क्या नाम है बेटी का? कंसीडरेशन किसे कहते हैं? जीती रहो। गिव एंड टेक करता क्या है? सीरियसनेस क्रिएट करता है। किस में? प्रॉमिस में, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा है। वो कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं? बोलो नहीं। नहीं, जिनको नहीं आ रहा वो नहीं बोले, जिनको आ रहा है उनको तो आ रहा होगा। मैं जैसा पढ़ाता हूं मुझे पता है। देखो, अब इस पूरे कहानी से अगर मैं ये निकालूं पी, तो पी से पाकिस्तान तो है प्यारा, लेकिन इस वाले उसमें पी से क्या निकला? प्रॉमिस। और यहां पे अगर मैं डालूं सी का मसाला, कंसीडरेशन, तो क्या निकला? बोलो, एग्रीमेंट। क्या मतलब? बोलो, हर वो प्रॉमिस, बोलो बोलो बोलो, जिसमें एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन होगा। बोलो, नहीं समझ आ रही बात? क्या आई है बताओ जरा। जान छोड़ा रही, जान छोड़े। आ गई, आ गई, आगे बढ़ो, आगे। भाई, जब आपने अफ्तारी पे बुलाया, सिर्फ मेरा फायदा हुआ ना। सवाब तो है। मुझे रमजान में, अल्लाह माफ करे, दोनों खान पकड़ रहा हूं, सारी जिंदगी यही पढ़ाया है। लॉ की जमान में नेकी और इसको कंसीडरेशन नहीं कहते।
हम सर्विसेज को, हम गुड्स को, हम मनी को कंसीडरेशन कहते हैं। समझ गए हो तुम लोग? हम राइट को कंसीडरेशन कहते हैं, हम प्रॉफिट को कंसीडरेशन कहते हैं। आपने चौकीदार से चौकीदारी करवाई ना, आपको सिक्योरिटी मिली, ये आपका कंसीडरेशन है। मोची से आपने जूते सिलवाए, आपको सर्विसेज मिली, उसको पैसे मिले, ये कंसीडरेशन है। तो जब प्रॉमिस तो ये था ना कि आप अफ्तार पार्टी बुला रहे हो, लेकिन उसमें बायलैटरल, बोलो दो तरफा कंसीडरेशन नहीं था। अब क्लियर हो गई ना बात? जो हमारा एग्रीमेंट है, हमारे से मुराद बिजनेस लॉ का कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसमें दोनों पार्टीज का कंसीडरेशन होगा। बोलो मसलन, बोलो। आपके चचाजाद भाई ने कहा कि अपनी मोटरसाइकिल दो और ऑल्टो दो, नहीं लिया आपने, तो मैं तुम्हें जो है ये अपनी जो मैंने नई स्विफ्ट ली है, ये मैं तुम्हें दे दूंगा। वो तुम्हें क्या दे रहा है? स्विफ्ट। तुम उसके बदले में उन्हें क्या दे रहे हो? ये एग्रीमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट है? ये एग्रीमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट है? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता कि ये एग्रीमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट है? इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्यों नहीं है? तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? ये आपका ख्याल है कि लिख के होता होगा, बिल्कुल गलत है। तुम्हें कैसे पता ये कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, यही तो पता चला। वो आप कहें कि जितना आपने बताया है, बोलो बोलो, उस हिसाब से ये एग्रीमेंट है। ये बोले तो मैं मान लूंगा, लेकिन अगर आप बोले नहीं ये तो एग्रीमेंट है, भाई आपको कैसे पता ये एग्रीमेंट है? क्योंकि अभी आपको नहीं पता। नहीं, अभी आपको हम लीगली साबित करेंगे ना अगली क्लास में कि ये एग्रीमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट है। वो जो समोसे ले रहे हैं वो एग्रीमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट है? वो कॉन्ट्रैक्ट है। चक्कर आए कि नहीं आए? और आओ डेमो लेने, डेमो ऐसा पढ़ाएंगे डेमो तक समझ ही नहीं आएगा। चलो ना, टाइम खत्म हो गया, वरना ये पढ़ा देता। 15 मिनट नहीं हुए, अभी तो 4 बजे सर की क्लास है, तो हम 20 मिनट जो देर से शुरू हुई थी वो तुमने नहीं देखी? बड़े यार तुम तो, ये हमारी बीवी की तरफ के लग रहे हैं ये, कसम खुदा की। खुद तो घर में रह गई, ये भेज दिए। तो सबर, अभी क्लास ना खत्म हुई है, आने बैठने सुनने का शुक्रिया बोलेंगे सर। लो भाई बस खत्म करो, और इसके साथ ही 1 मिनट खत्म हो। जो बात अभी आज नहीं समझ आई है वो अगली क्लास में समझ में आएगी कि क्यों समोसे लेना कॉन्ट्रैक्ट है और क्यों चचाजाद भाई से गाड़ी के बदले गाड़ी लेना एग्रीमेंट हो सकता है। ये नहीं कहा कि एग्रीमेंट है। ओए लड़के लड़कियों, बस एक चीज सीख के जा रहे हो क्या? सिविल लॉ में एक लॉ है बिजनेस लॉ, बोलो। बिजनेस लॉ का सबसे बड़ा लॉ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन है, बोलो, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सर ने अभी एग्रीमेंट समझाने की कोशिश की है, पूरी तरह हमें समझ में ये हम अगली क्लास में समझाएंगे। बस अब आप अपना बस्ता लपेटें, हम अपना माल बेचेंगे। नंबर 1, सर ने कहा कि बिजनेस लॉ बड़ा सब OMS, थैंक यू बेटा। सर ने कहा कि बिजनेस लॉ एक सब्जेक्ट है, उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सर ने एक्ट का बताया कि एक्ट इज अ लॉ पास बाय द पार्लियामेंट, लेकिन पार्लियामेंट सर ने अभी नहीं खोला है। सर ने कहा कि एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ के 2 हिस्से हैं, एक है एग्रीमेंट, ये जो पूरा पढ़ाया है ना उसका क्रक्स दे रहा हूं, और दूसरा है इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सर ने कहा कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ के लिए ऑब्जेक्ट का लॉफुल होना जरूरी है। एग्रीमेंट में सर कह रहे हैं कि प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज एन एग्रीमेंट, लेकिन हमें बात समझ में नहीं आ रही कि फिर कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में फर्क क्या है। ये इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। जज़ाकल्लाह, हमेशा ही अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके, लेकिन अगर आप ये स्पिरिट रखेंगे और OMS बनाएंगे तो 3 पेपर भी निकलेंगे और 4 पेपर भी निकलेंगे। और अगर आप पूछेंगे और मेरे साथ बहस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सब्जेक्ट आ जाएगा। आपको लिखना भी सिखाएंगे, आपको समझाएंगे भी, और आप तरतीब से चलेंगे। एक दिन में जो है वो रोम बिल्ट नहीं हुआ था। जज़ाकल्लाह खैर। ऑनलाइन वालों का भी शुक्रिया।
जी शाजिल भाई बात करेंगे बाद में। चलो थैंक यू बच्चा, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। कोई बात नहीं, बस अब ठीक है ना। अभी कुछ नहीं बना है, मैं खुद बताऊंगा। ये सब सवाल तो मैं क्लास में पूछना चाहिए था, ये सबके लिए। अभी कोई कुछ नहीं करेगा, अभी सिर्फ जो है वो आपने स्टडी टेक्स्ट को हासिल करने की कोशिश करनी है। मैं एक एक चीज बताऊंगा, कब रजिस्टर बनाना है, कब शॉर्ट नोट्स के बनाने हैं, कब आपको सिर्फ टू द पॉइंट करना है, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो जो इशू आपको वो मुझे बताएं, मैं हल करूँ। बाकी अगर बाहर लोगों की बातों में आएंगे तो फिर क्या है आपका। हाँ बस मेरे साथ रहें, आगे तो मैंने कोई आपको कुछ कहा थोड़ी है। ठीक है चलो भाई, जज़ाकल्लाह। लिखो, तुम लोग तो ट्रेडिशन ही खराब कर रहे हो। जैसे आपने कहा 6 समोसे की एक छोटी ट्रांजैक्शन है, और अगर यही समोसा का बहुत ज्यादा हो जाए तो लाखों की ट्रांजैक्शन